नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं अरिंजा सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म जो चक्रवाती तूफान जो सित्रंग था उसने कई इलाकों में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां दी और अभी इसका प्रभाव लगभग समाप्ति की ओर है। हालांकि इसके जो रेमिनेंट्स जो अवशेष हैं वो अभी भी उत्तर भारत में सॉरी उत्तर पूर्वी राज्यों में बने हुए हैं। तो यानी कि ये ऐसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर अभी बना हुआ है। जो लो प्रेशर एरिया था वो कल बना, अभी लो प्रेशर एरिया से भी और भी मैंने जैसे बोला था काफी जल्दी ये वीक होगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी जो हवाएं हैं वो यहाँ से उसको नमी और भी कम मिल रही थी। तब भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी नमी आ रही थी, तो यहाँ से ड्राई विंड्स भी आ रहे थे और लैंड में तो लैंडफॉल करने के पश्चात तो वैसे भी सिस्टम्स काफी जल्दी ही वीक होते हैं। तो ये वीक हो चुका है और हालांकि अभी भी पूर्वोत्तर में बादल छाए हुए हैं, कुछ इलाकों में अभी बारिश होगी, पर पहले से काफी ज्यादा इसमें कमी आ चुकी है। यानी कि जो अ, आम जो यानी कि जीवन में जो यानी कि जो यातायात वगैरह में जो परेशानी होती है जब यानी कि जो व्यवधान आता है, जब काफी ज्यादा यानी कि वेदर एक्टिविटी वेदर का जब हिंसक रूप दिखता है, जैसे साइक्लोन आया या जबरदस्त बारिश हुई, तो ये सामान्य जनजीवन पर जो इसका असर यानी कि जो असर दिखता है, वैसी कोई भी स्थितियां अभी अभी नहीं है। हाँ, हालांकि कहीं पर अगर जल भराव वगैरह हुआ होगा तो वो यानी कि पहले से है, पर अभी फिलहाल अगले 48 से या 24 घंटों के दौरान ऐसी जो कोई स्थितियां नहीं है कि ये सामान्य जनजीवन को कोई वेदर एक्टिविटी प्रभावित करे पूर्वोत्तर में। पर शेष तो पूरे भारत में ही आसमान पूरा साफ बना हुआ है। केवल दक्षिण भारत में कुछ एक आध इलाकों में बादल है, ये तो तमिलनाडु केरला में, पर जो ट्रफ रेखा बनी हुई थी वो अभी काफी कमजोर होकर बस इसके कुछ एक अवशेष बचे हुए हैं। और यहाँ पर राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश गुजरात में तो आप देख सकते हो एकदम पूरा क्लियर है। ये जो आप देख रहे हो ये बादल नहीं है, यानी कि यहाँ इससे थोड़ा सा ज्यादा धुंधला है, क्योंकि यानी कि वो सैटेलाइट इमेज में थोड़ा कह सकते हो कि थोड़ा हेजी टाइप, आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा यानी कि हल्का नमी यहाँ पर एटमोसफेयर में ज्यादा है। ये इलाके और भी ज्यादा ड्राई हैं, तो वो कुछ दिख रहा है, पर आसमान यानी कि साफ बना हुआ है सारे सारे इलाकों में। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक, केवल उत्तर भारत के हाँ पहाड़ों में बादल है, पूर्वोत्तर में है, और दक्षिण भारत में एकदम जो तमिलनाडु वगैरह में शेष सारे इलाके केरला के कुछ इलाके कुछ होकर के सारे इलाके में आसमान साफ बना हुआ है। तो अब बात करते हैं जो मौसम की। तो पूर्वोत्तर में ये जो अब सितरंग जाने के पश्चात साइक्लोनिक स्टॉर्म सितरंग, जैसे मैंने बोला, इसके अवशेष हैं। तो एक चक्रवातों का क्षेत्र, अभी चक्रवातों का क्षेत्र बना हुआ था, अभी ऐसे ट्रफ रेखा लगभग ही देखी जा रही है। तो इसके जो अवशेषों के चलते जो हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, और बंगाल की खाड़ी से आप देख सकते हो डायरेक्ट मॉइस्चर भी नहीं आ रहा है कुछ। हाँ, हवाएं यानी कि हल्की फुल्की मॉइस्चर आ जा रही है, एक तो या इसका अवशेष का मॉइस्चर है, यदि कुछ ये ऐसे कुछ मॉइस्चर आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हवाएं अभी दक्षिण की तरफ रुख करेंगी। इस समय आपको पता है कि उत्तर पूर्वी मानसून अभी यानी कि दस्तक दे चुका होता है। तो अभी हालांकि इसने दस्तक नहीं दिया है, तो हवाएं ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे ना आकर दक्षिण पश्चिम ना आकर बंगाल की खाड़ी की तरफ से ये यहाँ पर जो है तमिलनाडु की तरफ ही बढ़ेंगी। तो इसलिए यहाँ पर ये शुष्क हवाएं पहुंचे तो और भी जल्दी इसका अवशेषों का प्रभाव खत्म होगा। तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश में भारी कमी आएगी, और ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक पहुंच जाएंगी, और इसको पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेंगी ये हवाएं। और फिर धीरे धीरे 28-29 तारीख के बाद हो सकता है धीरे धीरे उत्तर पूर्वी मानसून अपना रुख लेना प्रारंभ करे। तो ये है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में कम से कम 28 तारीख के बाद वेदर एक्टिविटी लगभग समाप्त हो जाएगी। तो और अभी हल्की फुल्की बारिश जारी रहेगी, 5-10 mm 24 घंटों में, उससे ज्यादा बारिश नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में हाँ कुछ इलाकों में बादल अभी भी छा सकते हैं, और एक आध इलाकों में इधर उधर भी दिखा रहा है। कुछ एक इलाकों में कुछ समय के लिए हल्की बारिश होने से होगी, इससे अधिक वेदर एक्टिविटी यहाँ नहीं है। पश्चिम बंगाल की बात हुई, बिहार का मौसम शुष्क रहेगा, झारखंड का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा मुख्यतः। उड़ीसा में भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, पर कुछ एक उत्तरी इलाके या तटीय इलाकों में कुछ बादल पहुंच सकते हैं और हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, पश्चिम बंगाल के जैसे ही। तो ये पूर्वी भारत की बात हुई, और शेष तो आंतरिक उड़ीसा तो शुष्क ही बना रहेगा। यहाँ की बात हुई, मध्य भारत की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ का मौसम शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर हवाएं तो उतनी तेज नहीं चलेंगी, कुछ मंद चल सकती है, पर जो भी हवाएं चलेंगी वो उत्तरवर्ती ही होगी।
24 से 48 घंटों के दौरान, यानी कि। और दिन में आपको पता है जो है गर्मी हल्की बनी रहेगी, रात हल्के ठंडे रहेंगे। ये छत्तीसगढ़ का भी यही छत्तीसगढ़, विदर्भ, सारे इलाकों में ऐसा ही रहेगा। यानी कि हवाएं चलने से भी यही उत्तर पश्चिमी दिशा से ये हवाओं का ऐसा रुख है। यहाँ से हवाएं चलेंगी विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सारे इलाकों में। हालांकि जो कोंकण गोवा का, मुंबई का जो इलाका है, यहाँ पर तापमान थोड़ा ज्यादा रह सकता है, यानी कि 33 या 34 डिग्री तक भी तापमान दिन में पहुंच सकता है। पर रात में तापमान मुंबई में भी जैसे 20 से 25 के बीच बना रहेगा, यानी कि हल्का सुहावना ही रहेगा मौसम। और ये जो इलाके हैं विदर्भ छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर तो तापमान, मैं अगर आपको दिखा दूं तो तापमान आप यहाँ पर देख सकते हो कि 17 डिग्री है। यानी कि 15 से 20 डिग्री के बीच तापमान सबसे मिनिमम रहेगा। और दिन में ये जो है आपका 30-32 इस प्रकार का तापमान रहेगा। तो यहाँ की बात हुई मध्य भारतीय। मध्य प्रदेश में भी मौसम पूर्णतः शुष्क बना रहेगा, और रात भी यानी कि वैसा ही सुहावना बना रहेगा। और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव ज्यादा रहेगा। और मध्य प्रदेश के कुछ एक इलाकों में यानी कि ठंडी थोड़ी ज्यादा पड़ रही है, जैसे छत्तीसगढ़ विदर्भ से भी कुछ जो सर्दी रात की वो अधिक रह सकती है, जैसे बिरपुर और इंदौर, भोपाल में पूरा कुछ इलाकों में जैसे तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, जैसे कहीं कहीं पर 15 के नीचे चले जा रहा है तापमान, तो हो सकता है ये। और दिन अभी हल्का यानी कि गर्म भी बना रहेगा। दिन का जो तापमान अभी, यानी कि दिन रात में इसलिए तापमान में डिफरेंस ज्यादा रहेगा। दिन का जो तापमान धीरे धीरे गिरने लगेगा, ये एक पश्चिमी विक्षोभ नवंबर की शुरुआत में आएगा उत्तर भारत में। उसके जाने के बाद एक बार फिर जो ठंडी हवाएं चलेंगी, उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है दिन के भी तापमान, मध्य प्रदेश में तो उतना भी नहीं गिरता दिन का तापमान, उत्तर भारत में ही दिन का तापमान ज्यादा गिरता है, मध्य भारत में उतना नहीं गिरता, पर मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा गिरता है। तो ये यहाँ पर सिलसिला शुरू होगा। जैसे छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तो दिन का तापमान उतना भी ज्यादा नहीं गिरता। जैसे दिसंबर में भी अगर एवरेज टेम्परेचर रायपुर की बात करूँ मैक्सिमम, तो यानी कि 26 डिग्री, जो चिल्ड्रेंस डे के दिन भी 26-28 डिग्री रहता है मैक्सिमम टेम्परेचर। और नागपुर में भी जैसे यही है, यानी कि जो है 26-27-28 डिग्री, यानी कि जो दिसंबर जनवरी में भी यहाँ पर दिन में हल्की गर्मियाँ आप नहीं कह सकते, उनके दिन कंफर्टेबल, वही एक हल्की गर्मी, मतलब एक दिन का आरामदायक काफी रहता है। रात में जो सर्दी है वो तो पड़ती ही है, जैसे सिंगल डिजिट तो यहाँ पर भी तापमान जाता है। तो उसमें तो अभी टाइम है, पर यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर कहूँ तो दिन का तापमान उतना भी नहीं गिरता। उत्तर भारत में जैसे आप देखते हो जो कोल्ड डे होता है, यानी कि 20 डिग्री के नीचे 16 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच जाता है। हालांकि वो तो सबको दिसंबर जनवरी में पता है, धीरे धीरे जैसे अभी जो 30-32-33 दिन का तापमान पहुंच रहा है, वो धीरे धीरे 30 के नीचे आना शुरू आएगा। और ये जो धीरे धीरे यानी कि नवंबर के महीने में। और अभी तो जो इक्विनॉक्स भी, जो कि 22 सितंबर को हुआ था, 22 अक्टूबर, एक महीने से भी ज्यादा हो चुका है कि जो सूर्यदेव जो है देव यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करने के पश्चात, तो यानी कि काफी अभी आगे निकल चुके हैं दक्षिणी गोलार्ध में, काफी जो सूरज है वो आगे निकल चुका है भूमध्य रेखा के नीचे। तो अभी धीरे धीरे यानी कि और भी सूर्य का प्रभाव अभी धीरे धीरे कम ही होगा, तो ये भी तापमान गिराने में एनहांस करेगा, और ये बर्फबारी होगी। तो अभी इस इलाके की बात हुई मध्य भारत की, गुजरात की भी बात कर ही लेता हूँ। तो गुजरात की में भी जो तापमान मैंने बताया हुआ है, यानी कि वैसा ही रहेगा। दिन में गर्मी थोड़ी यहाँ पर ज्यादा रह सकती है, जैसे कच्छ के इलाके में, गुजरात के इलाके में 30 में तापमान बना रहेगा। रात में तापमान यहाँ जैसे 3-4 बजे सुबह तापमान जो पूर्वी गुजरात पश्चिमी गुजरात से जो कच्छ का एरिया, यहाँ से थोड़ा ज्यादा ठंडा रह सकता है। तो यहाँ पर 20 के नीचे तापमान जैसे यानी कि 18-19-20 इस रेंज में रहेगा। और जो जो कच्छ का एरिया है, इस इलाके में जो तापमान है वो 20 से 25 के बीच रहेगा, यानी कि 22-23, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जो है अरब सागर का भी प्रभाव दिखेगा। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में जो हवाएं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ अरब सागर की तरफ से कुछ ये ऐसे आएंगी, पर पूर्वी गुजरात में ये हवाएं, इसलिए यहाँ पर थोड़ी आपको बंद दिख रही होगी हवाएं ऐसे, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे घूम करके हवाएं कुछ हो गया है कि कुछ ना कहीं यहाँ पर अरब सागर के हवाओं का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। यहाँ पर कुछ हवा अरब सागर के हवाओं का प्रभाव दिखेगा, और समुद्र से अगर थोड़ी हवाएं आती है तो वो रात के तापमान, यानी कि उतना रात का तापमान नहीं गिर पाता है। तो इसलिए यहाँ पर रात कंफर्टेबल तो रहेगा, पर यहाँ पर जैसे पूर्वी गुजरात में एक हल्की ठंडी का अनुभव हो सकता है, यहाँ पर वैसा नहीं रहेगा।
तो पूरा गुजरात शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा। पश्चिमी गुजरात में जैसा तापमान 36 डिग्री तक पहुंच सकता है दिन में। अभी फिलहाल का तापमान भी आप देख सकते हैं 36 डिग्री बना हुआ है यहाँ पर। सिंध का एरिया यानी कि काफी गर्म है। और रात का तापमान यहाँ पर भी, क्योंकि क्या है कि अभी दक्षिण पश्चिमी हवाएं इतना जो दिन में तापमान बढ़ रहा है, तो कुछ दक्षिण पश्चिमी दिशा से हवाएं आ सकती है। तो ये अरब सागर की तरफ से, तो ये रात के तापमान को भी उतना ज्यादा नहीं गिरने देगा। ये रात का तापमान अभी भी जो है 20 से 25 के बीच बना रहेगा। थोड़ा सुहावना हो सकता है। और अगले कम से कम 24 घंटों के दौरान एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध के एरिया में, जो पंजाब का प्रोविंस है पाकिस्तान में, यहाँ पर विकसित होगा। और ये अरब सागर से आने वाली हवाओं को गुजरात राजस्थान से और भी मजबूत कर सकता है। और भी हवाएं यहाँ पर ऐसे पहुंचेंगी अरब सागर से। और इन हवाओं के चलते ही जो है, और भी यानी कि पश्चिमी राजस्थान में हालांकि बादल छाने की संभावना नहीं है, पर कुछ गुजरात वगैरह से आते हुए गुजरात में, राजस्थान में कुछ बादल बादल छा सकते हैं गुजरात पश्चिमी राजस्थान वगैरह में। इसके चलते पर कोई अधिक प्रभाव इसका यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो यहाँ की बात हुई। और शेष राजस्थान में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन हल्के गर्म, रात ठंडे रहेंगे। जबकि उत्तर पश्चिमी हवाएं अभी तो चलेंगी, कल भी कुछ चल सकती है हवाएं। 28 तारीख से हवाएं मंद पड़नी। दिल्ली में जैसे प्रदूषण अभी दिवाली के समय काफी हमें की राहत मिला कि ये हवाएं चल रही थी, अब धीरे धीरे मंद पड़ने लगेंगी, तो कुछ प्रदूषण में वृद्धि हो सकती है। कम से कम 28 तारीख के बाद ये हवाएं काफी मंद पड़ सकती है। ये चक्रवाती क्षेत्र थोड़ा दूसरे से होगा, क्योंकि अगले 48 घंटों के बाद डिफ्यूज हो जाएगा। तो तब एक बार फिर अभी लग रहा है कि 29-30 तारीख को हवाएं यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा से कुछ ना कुछ चलती रहेगी। पर 31 तारीख के बाद जो उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं हैं वो काफी कम हो जाएगी अभी, क्योंकि ये जो चक्रवाती क्षेत्र फिलहाल जो 24 घंटे के दौरान बन रहे हैं, हल्का पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल जो पहाड़ों के के साथ बात कर रहा हूँ, तो फिलहाल पहाड़ों में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। तो ये हल्की फुल्की बर्फबारी कुछ इलाकों में दे सकता है पहाड़ों के ऊंची पहाड़ियों में। पर इसलिए ये चक्रवाती क्षेत्र एक फॉर्म हो सकता है। पर ये चक्रवाती क्षेत्र कोई मैदानी इलाकों में केवल हवाओं में परिवर्तन थोड़ा होगा, उसके अतिरिक्त कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। और ये जो अभी सिस्टम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ, ये आगे निकल जाएगा। 29 तारीख आगे निकल जाएगा। फिर 31 तारीख को एक बार फिर चक्रवातियों का क्षेत्र फॉर्म होगा, काफी मजबूत एक पश्चिमी विक्षोभ। 31 तारीख को जो पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है, जो गिलगित बाल्टिस्तान में जफराबाद में दस्तक दे सकता है। इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की से मध्यम बर्फबारी कई इलाकों में दिखेंगी। 31, 1, 2 और 3 तारीख तक इसका प्रभाव रहेगा। फिर से 3-4 तारीख को एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा, और भी थोड़ा इसी प्रकार का सशक्त और भी सशक्त रह सकता है। तो अभी 31 तारीख से एक चक्रवाती क्षेत्र फॉर्म हो जाएगा और वो बना रहेगा। और फिर 3-4 तारीख को अगर कुछ भी हवा चलेंगे, मैं उसके बारे में आपको आगे अपडेट्स देते रहूंगा। पर फिलहाल 31 तारीख के बाद जो उत्तर पश्चिमी हवाएं जो लगातार चल रही थी, उसमें जो है कमी आ जाएगी। और अभी एक के बाद एक अगर पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, तो काफी स्नोफॉल यहाँ पर होगा। और स्नोफॉल होने के बाद जब सारे पश्चिमी विक्षोभ पास आउट हो जाएंगे, आपको पता है क्या होता है, नॉर्मल जो पैटर्न में चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे जो उत्तरी दिशा से जो हवाएं जब चलेंगी सारे इलाकों में, मध्य भारत और दक्षिण भारत के भी कुछ उत्तरी इलाकों तक तापमान ये गिरा देती है। तो वही होगा, कुछ सर्दियों का औपचारिक रूप से जो है शुरुआत हो जाएगी। तो यानी कि अभी कम से कम हवाएं मंद पड़ेगी। फिर 29-30 तारीख के बाद ये हवाएं लगभग समाप्ति की और उत्तर पश्चिम दिशा से भी चल रही है वो हो जाएंगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अभी धीरे धीरे आना शुरू होगा। क्योंकि सूर्य काफी नीचे तक चला गया, तो चले गए, तो अभी पश्चिमी विक्षोभ भी जो अपर लैटिट्यूड्स में जो आ रहे थे, वो भी और धीरे धीरे वो भी और भी नीचे के ट्रैक में आना शुरू हो जाएंगे। इसमें सर्दियों का शुरुआत हो जाएगी। और ये हुई उत्तर भारत की भी बात। तो उत्तर भारत में अब फिलहाल तो ज्यादा इलाके इश्यूज रहेंगे पहाड़ों को छोड़कर। जो दिल्ली एनसीआर वगैरह इन सारे इलाकों में मौसम बना रहेगा, आसमान साफ रहेगा, दिन और रात में तापमान में डिफरेंस रहेगा। दिन के गर्म अभी रह सकते हैं, और दिन का तापमान धीरे धीरे कम से कम अभी नवंबर में जाकर गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की बात है। दक्षिण भारत की अभी बात करूं तो दक्षिण भारत में क्या है, ये दक्षिण भारत में अभी तो मौसम ज्यादातर इलाकों में शुष्क है। तेलंगाना का मौसम शुष्क है, उत्तरांचल कर्नाटका का मौसम शुष्क है,
तमिलनाडु के ज्यादातर इलाके शुष्क बने हुए हैं, केवल पुडुचेरी के नीचे कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, केरला के पीछे के इलाकों में बस वेदर एक्टिविटी हो सकती है। शेष इलाके अभी शुष्क बने हुए हैं, जो कोंकण का एरिया शेष जो है वो शुष्क बना हुआ है। तो अभी एक मेजर चेंज दक्षिण भारत अगले 48 घंटों के दौरान दिखेगी। वो क्या है कि अभी जो है तमिलनाडु में अगली 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और रायलसीमा, ये जो नेल्लोर, चेन्नई, इन सारे इलाकों में, विजयवाड़ा में भी कुछ वेदर एक्टिविटी शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी जैसे ही वेदर सिस्टम पास आउट यानी कि चला गया है, तो यहाँ से जो उत्तर पूर्वी दिशा से जो अभी जो मैं बोला, जो उत्तर पूर्वी मानसून जो अभी दस्तक देता है, तो उत्तर पूर्वी दिशा से धीरे धीरे हवाएं कम से कम अभी से ही शुरू हो चुकी है, पर अभी इसका उतना प्रभाव नहीं है अभी। हालांकि एक यहाँ पर एक ट्रफ रेखा बना हुआ है, कुछ उधर मॉडल चक्रवातों का चित्र ही दिखा रहे हैं, पर एक ट्रफ रेखा अभी हल्का एक बना हुआ है। मैं आपको अभी का स्थिति दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये हाँ, तो अभी का मैं आपको स्थिति दिखा दी। तो यहाँ पर एक ट्रफ रेखा चक्रवाती चित्र बनता हुआ इस वीडियो में नजर आ रहा है। तो ये अभी तमिलनाडु से थोड़ा दूर है, तो इसके प्रभाव से अभी कुछ उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी हवाएं तो चल रही है, पर वो इधर से आके ऐसे घूम जा रही है यहाँ पर। लेकिन चेन्नई में इसका, जो चेन्नई तमिलनाडु इस इलाके में और रायलसीमा में इसका पूरा प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, केवल दक्षिणी तमिलनाडु के एक आध इलाकों में बारिश हो रही है। पर अगले 24 घंटों के दौरान क्या होगा कि ये ट्रफ रेखा और आगे तक आएगी, यहाँ तक ही आएगी, यहाँ तक। तो इसके चलते ये जो है उत्तर पूर्वी हवाएं यहाँ पर कि पूरे तमिलनाडु तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ऐसे अभी जो घूम करके ऐसे चले जा रही थी, वो पूरा यहाँ तक धीरे धीरे पहुंचना शुरू होगी। फिर धीरे धीरे और भी जैसे जैसे ये हवाएं 48 घंटों के दौरान और भी आगे बढ़ता हुआ, लेकिन 27 तारीख को बेंगलोर, चामराजनगर, इस इलाके में बारिश की संभावना काफी कम है। विजयवाड़ा में भी उतनी संभावना नहीं है, पर कम से कम 28 तारीख से रायलसीमा के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ, यानी कि काकीनाडा से लेकर के पूरा तमिलनाडु के दक्षिणी तट में, पूरे दक्षिण तमिलनाडु तक बारिश की गतिविधियां होने की संभावना बनी हुई है। बादल आएंगे, बारिश होगी यहाँ पर। और बारिश यानी कि जैसे मानसून के सीजन में हमारा जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून में जैसा लगता है, उसी प्रकार का यहाँ पर भी रहेगा। और यानी कि बारिश कुछ ना कुछ होती रहेगी। और ये 28 29 के बाद और भी बढ़ना शुरू होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो फिलीपींस वगैरह में जो भी यानी कि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो बन रहा है, या यानी कि जो भी डिप्रेशन वगैरह फॉर्म हो रहे हैं, तो उसका भी रेमिनेंट्स बंगाल की खाड़ी में एक बार यानी कि पहुंच सकता है। और 29 तारीख को एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में फॉर्म होगा। और ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र, मैं जो कल आपको बता रहा था, आगे बढ़कर हो सकता है कि एक लो प्रेशर एरिया के रूप में ये अभी जो भी दस्तक देगा, ये संभावना है कि दस्तक देने से तमिलनाडु के तरफ ही दस्तक देगा। और ये उतना सशक्त होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। होने से भी इसका जो फिलहाल की संभावना के हिसाब से 80 to 90% संभावना यही है कि तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि उस समय जो उड़ीसा में चला गया था, उस समय उत्तर पूर्वी हवाएं उतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी। अभी हवाएं इसको आगे नहीं बढ़ने देंगी। और अभी नवंबर के महीने में वैसे भी दक्षिण भारत में ही इसी एरिया में इसका ज्यादातर रुख रहता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। तो अभी ऑलरेडी अक्टूबर एंड हो चुका है, तो यानी कि यहाँ पर ही ये बढ़ेगा। तो अभी धीरे धीरे कुल मिलाकर कहें तो दक्षिण भारत में अभी वेदर एक्टिविटी बढ़ेंगी। देखिए केरला में अभी हल्की फुल्की बारिश तमिलनाडु, केरला के कुछ इलाकों में रहेगी। 28 तारीख से बढ़ना शुरू होंगी, 29 को और बढ़ेगी। 30 31 के बाद बारिश और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना, केरला, तटीय कर्नाटका तक ये बारिश पहुंच जाएंगी। और फिर धीरे धीरे आप देखिए 1 2 तारीख को ये सिस्टम काफी आगे आता हुआ, और भी कई कई इलाकों में, तेलंगाना के दक्षिणी इलाके, साथ ही आंध्र आंध्र और छत्तीसगढ़ के भी एक आध जो जगदलपुर वगैरह और दंतेवाड़ा तक ये वेदर एक्टिविटी सिस्टम कुछ दे सकता है। यहाँ पर तो नहीं होगा। दक्षिण भारत इसका प्रमुख जो तमिलनाडु वगैरह का इलाका है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, साउथ पेनिनसुलर इंडिया, कर्नाटका के कई इलाकों तक ये बारिश देगा। तो यानी कि आने वाले 10 दिनों में, अभी तो 48 घंटों के दौरान तो जो भी वेदर एक्टिविटी होगी होगी दक्षिण भारत में, अभी आने वाले 10 दिनों में वेदर एक्टिविटी काफी बढ़ेगी। कम स्पेशली इस एरिया के जो नीचे वाले जो सारे एरियाज हैं, यानी कि ये वाला जो सारा एरिया है, यहाँ पर अब वेदर एक्टिविटी अगले 72 घंटों के बाद, 48 से 72 घंटों के बाद बढ़ना शुरू होगी। कम से कम अक्टूबर एंड तक उत्तर पूर्वी मानसून का डिक्लेरेशन भी हो जाएगा। तो ये रहेगा भारत का अगले 24 से 48 घंटों का मौसम। आगे के अपडेट्स के लिए देखते हैं, मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।